कहा था कि ब्रेन अगली चोटी पर बनेगा। ये जो आगे वाली मतलब पिछली चोटी पर जो आपको नजर नहीं आ रही थी आंसर नोट की, और जो अगली चोटी ये है फ्रंट वाली, इसकी ओर बनता आएगा कौन कौन बनता आएगा, लंबा होता आएगा, वर्टिब्रल कॉलम में चलता जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। ओके ओके। क्यों भला स्पाइनल कॉर्ड पीछे मतलब उस साइड से अगली साइड तक ग्रो करता आ रहा है? अगली साइड पर नहीं बना था क्या? नहीं बना। क्यों क्यों नहीं बना था? न्यूरल ट्यूब अगली साइड पर हेंसन नोड से बना था, वो पीछे है, प्रिमिटिव स्ट्रीट से नहीं बना था। सोमेटिक लेयर एंड स्प्लैंक्निक लेयर, हाइपोमेयर जी डिफरेंशिएशन। हाँ बिल्कुल, हाइपोमेयर की डिफरेंशिएशन है दोनों। क्लियर नहीं हो गया होगा कि हाइपोमेयर से क्या बनेगा, ये नहीं हुआ क्लियर आपको कल? मीजोमेयर, हाइपोमेयर, सारे की सारी मीजोडर्म बॉडी कैविटी बनाती है। जो मीजोमेयर है वो किडनी बनाती है, किडनी के ट्यूब बनाती है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव ट्यूब, ये चीजें बनाती हैं। ये बुक में नहीं है आपके। अच्छा, ब्लास्टोसील और ब्लास्टोडर्म, ब्लास्टोडर्म कितनी है? ब्लास्टोडर्म मतलब ब्लास्टूला की लेयर, इप्पी और हाइपो। कौन सी लेयर है जो एम्ब्रियो में सेल कंट्रीब्यूट नहीं करती? एक भी सेल उसका एम्ब्रियो में बच्चे में नहीं है। अच्छा, कौन सी लेयर है जिससे सारे का सारा एम्ब्रियो बनता है? मतलब हाँ, इपीब्लास्ट। चलो भाई, गेस्ट्रुला के अंदर कैविटी है कि नहीं है? गेस्ट्रुला स्टेज के अंदर उस कैविटी को क्या कहेंगे? गेस्ट्रोसील। गेस्ट्रुला, गेस्ट्रुलेशन प्रोसेस ऑफ बनना। और ब्लास्टोसिस्ट किसको कहा था हमने? जर्माइनल डिस्क को। जर्माइनल डिस्क मतलब ब्लास्टूला एज। ठीक हो गया। चलो भाई, मूविंग तो आगे 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 आगे। पता है आज के जो टॉपिक्स है ना, वो ना इतने पढ़ने नहीं होंगे हमने, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये चीजें कवर करके रखी हैं। आज का टॉपिक है न्यूरोलेशन। हाँ भाई, न्यूरोलेशन मैंने पढ़ा लिया है, मगर मैं रीडिंग करवा रहा हूं आपको कि कहीं कोई पॉइंट बची है तो। सानवी कह रही है कि ट्रोफोब्लास्ट कौन से लेयर हैं? भाई इपीब्लास्ट से अंदर की तरफ कितनी लेयर बनती हैं? एंडोडर्म, मीजोडर्म और खुद एक्टोडर्म। इस इपीब्लास्ट से कुछ सेल बाहर बनते हैं जो प्लेसेंटा बनाते हैं। तो वो सेल ब्लास्टूला के, इपीब्लास्ट के जो क्या बनाए? प्लेसेंटा बनाए, उनको हम ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। और ये लेयर के फॉर्म में होती है, ये इपीब्लास्ट के बाहर वाले सेल्स हैं। ठीक हो गया? पढ़ाया था मैंने एम्ब्रियो के प्लेसेंटा कैसे बनेगा। कुछ सेल्स बच्चे की तरफ से ग्रो करते आएंगे, कुछ एंडोमेट्रियम की तरफ से ग्रो करते आएंगे। ये जो फिंगर टाइप बच्चे की तरफ से ग्रो करते आ रहे हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स से ग्रो करके आ रहे हैं, ये प्लेसेंटा। चलो ओके। अभी न्यूरोलेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि न्यूरोलेशन का मतलब है न्यूरल प्लेट का बनना, न्यूरल प्लेट से न्यूरल ट्यूब का बनना। उसके बाद
न्यूरल ट्यूब से नर्वस सिस्टम का बनना इज कॉल्ड एज न्यूरोलेशन। न्यूरोलेशन गेस्ट्रुला में आएगा या ऑर्गेनोजेनेसिस में आएगा? कल भी मैंने पूछा था शायद ये सवाल। न्यूरोलेशन दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड का बनना है तो ऑर्गेनोजेनेसिस में आएगा। पहले पहले ये ऑर्गन बनना स्टार्ट होगा। रियाज खुशां नमाज पढ़ी आए, दुआऊं बे घुरे असां जिलाए बे घुरे। चलो भाई, तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि कह रहा है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड, कह रहा है जब नोटोकॉर्ड बना है, नोटोकॉर्ड तो मीजोडर्म का हिस्सा था, कह रहा है सम ऑफ द एक्टोडर्मल सेल के एरिया के जो पेल्यूसिडा परलाइंग, पेल्यूसिडा मतलब वो एरिया जो बीच वाला था, अबव द नोटोकॉर्ड उस एरिया के रैपिडली ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे और न्यूरल प्लेट बनाएंगे। सही कह रहा है कि न्यूरल ट्यूब कहाँ बन रही है? नोटोकॉर्ड के ऊपर जो इपीब्लास्ट के सेल हैं। इपीब्लास्ट कौन से? ओपेका वाले रीजन वाली या पेल्यूसिडा वाले रीजन वाली? पेल्यूसिडा और बीच वाली। जस्ट नोटोकॉर्ड के ऊपर डिवाइड करके मोटे हो जाएंगे, उनको हम कहेंगे न्यूरल प्लेट। ये मैंने पढ़ा दिया है भाई, जस्ट आज रीडिंग करनी है। शोभा कह रही है हार्ट और ब्रेन से पहले कौन बनेगा? ब्रेन का बनना स्टार्ट सबसे पहले होता है, मगर ब्रेन डेवलप होता रहता है बर्थ तक, बर्थ के बाद भी डेवलप होता रहता है। और हार्ट स्टार्ट बाद में होती है मगर बन पहले जाती है ब्रेन से। तो पहले कौन बन गया? हार्ट पहले बनना स्टार्ट कौन हुआ? खोपड़ी। समझ आ रही है ना? चलो भाई तो ये बात क्लियर है। ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द गेस्ट्रुला पे ये न्यूरल प्लेट बनी थी। इट टेक्स अबाउट 18 hours आफ्टर द इंक्यूबेशन ऑफ एग एज द सेल डिवाइड कंटिन्यूअसली। जब सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे, हेंसन नोट की बात कर रहा है ना, नोटोकॉर्ड के ऊपर, तो वजन बढ़ेगा, न्यूरल प्लेट जो है नीचे सिंक करेगी। पढ़ाया था मैंने, सिंक करेगी बताया था, डायग्राम भी बनाई थी। आ रही है कुछ याद? जस्ट मैं फिर इसीलिए बता रहा हूं ताकि ये आपको चीजें रट जाएं, फिर मैं आगे चलूं। सिंक करेंगी अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? वो ग्रूव बना लेगी और उस ग्रूव को क्या कहेंगे? न्यूरल ग्रूव या प्रिमिटिव ग्रूव? भाई न्यूरल ग्रूव अलोंग द मिड डोर्सल लाइन। ठीक है, डोर्सल लाइन के मिड पर ये ग्रूव बनेगा ऊपर। बोथ एजेस ऑफ द न्यूरल ग्रूव मूव टुवर्ड्स ईच अदर। उस साइड वाली और इस साइड वाली, ये मेम्ब्रेन इधर आएगी, ये इधर आएगी, अपने आप क्लोज आती जाएंगी। ठीक है, ईच अदर एंड फ्यूज टुगेदर, आपस में फ्यूज हो जाएंगी और ये जुदा हो जाएगा और न्यूरल ट्यूब सेपरेट हो जाएगा। द एम्ब्रियो इज नाउ इज सेड टू बी एज न्यूरोला। न्यूरोला एम्ब्रियो को कहेंगे और न्यूरोलेशन प्रोसेस को कहेंगे न्यूरोलेशन। ये 24 घंटे लेगा प्रोसेस आफ्टर इंक्यूबेशन एग। द न्यूरल ट्यूब लेटर गिव राइज टू नर्वस सिस्टम। मगर कौन सा नर्वस सिस्टम? CNS और PNS के लिए कुछ सेल्स इसके इर्द गिर्द न्यूरल प्लेट के साइड से होते हैं, उनसे वो जो है PNS बनता है। तो इन जनरल नर्वस सिस्टम इससे बनता है, स्पेशली CNS। ठीक है, यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है। ये कौन सा एरिया है? कल मैंने दिखाया था शायद आपको। कौन सा एरिया है? ये वाला। और ये पतला सा एरिया कौन सा है बताएं? पढ़ाया था, दिखाया था ना ये मैं डायग्राम आपको। ये हेंसन नोट है और ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है। ये फ्रंट वाली व्यू है, ये बैक व्यू है और ये ऊपर वाला व्यू है। ठीक है, ऊपर से दिख रहे हैं तो प्रिमिटिव स्ट्रीक भी लंबी है, हेंसन नोट भी लंबा है मगर चौड़ा भी है। ठीक है, प्रिमिटिव ग्रूव बन जाएगा। ये न्यूरल फोल्ड कैसे? न्यूरल फोल्ड ये मोटा हो जाएगा पहले तो। हेंसन नोट बीच से मोटा होगा, बीच से मोटा होगा, है ना, बीच से मोटा होगा, फिर अंदर सिंक करेगा। ये यहाँ पे अंदर सिंक करके गया है। ठीक है, ये सिंक करके गया है, अंदर सिंक करके गया, अंदर सिंक करके अंदर ये न्यूरल ट्यूब के में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूरल ट्यूब अंदर होगा, ऊपर ये बचेगी एक्टोडर्म आपस में मिल जाएगी। ये ऊपर वाली एक्टोडर्म है
ठीक है, ये एक्टोडर्म होगी और ये न्यूरल ट्यूब एक्टोडर्म के अंदर बन गया। अब ये अंदर चला गया, अंदर खोपड़ी वगैरह ये चीजें बनेगी। सोमाइट के टुकड़े नहीं बनाए थे मैंने कि सोमाइट के टुकड़े होते हैं, डायग्राम में। हाँ मैं समझ रहा हूं आपकी बात, तो मैंने सोमाइट के टुकड़े नहीं बताए थे कि सोमाइट के टुकड़े हो जाएंगे। और सोमाइट कहाँ पे था? यहाँ पे नोटोकार्ड था और ये न्यूरल ट्यूब थी, ठीक है। और यहाँ पे तो सोमाइट था ना भाई, ऐसे यहाँ पे सोमाइट था ना साइड में, तो ये न्यूरल ट्यूब उसके साइड थोड़ा नीचे सोमाइट से साइड में, वही है जो एक्सेल स्केलेटल सिस्टम बनाएंगे, मसल बनाएंगे, ये वो कनेक्टिव टिश्यू बनाएंगे, कार्टिलेज बोन बनाएंगे। पढ़ाया तो था कल, खोपड़ी कहाँ रख के आते हैं आप? हाँ लेके आया करें भाई, वही कल वाली खोपड़ी आज भी। चलो भाई ये चलेगा, ये चलेगा, आगे चलेगा, अभी नहीं दौड़ेगा, हम भी आगे दौड़ेंगे अभी। और ये टॉपिक आ गया नेक्स्ट आपका। मैं पता है आज क्या कहता जाऊंगा, ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है। चलो टॉपिक का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन और उसका मैकेनिज्म। बुक में तो नजर आ रही है, आपके बुक में, आपके पास जो बुक है वहां पे नजर आ रही है नहीं? चलो सुने, डिफरेंशिएशन को सुने भाई। डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब है, बताएं मुझे। ये देखें, ये डिफरेंशिएशन कौन से स्टेप को कह रहा हूं? ये सेल है, ये बड़ा हुआ, इसने डिवाइड किया, डिवाइड करके ये फिर सेल बड़ा हुआ, और ये जो सेल है अब कन्वर्ट हो गया न्यूरॉन में। अब बताएं, नंबर दे रहा हूं, ये 1 डिफरेंशिएशन है, 2 डिफरेंशिएशन है, 3 डिफरेंशिएशन है, या 4 डिफरेंशिएशन है? लास्ट 4। अरे वाह भाई, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है कि मैंने क्या पढ़ाया था? डिफरेंशिएशन का मतलब है कोई सेल डिवीजन को छोड़ के मेच्योर होने के बाद हाथ बांधे, भाई अभी मैं डिवाइड नहीं होऊंगा, मुझे अभी कुछ अपनी ड्यूटीज संभालनी है, मुझे जाइलम बनना है, मुझे फ्लोएम बनना है, मुझे ये बनना है। अगर इंसान की बात करें तो मसल बननी है, ओस्टियोसाइट बनना है, ओस्टियोब्लास्ट बनना है, ओस्टियोक्लास्ट बनना है, न्यूरॉन बनना है, सेंसरी बनना है, मोटर बनना है। ये जो सेल मेच्योर होके स्ट्रक्चर भी चेंज कर रहे हैं और फंक्शन भी अपना ले रहे हैं स्पेसिफिक, ये सेल आर कॉल्ड एज व्हाट? डिफरेंशिएटेड सेल। और जो ऐसा नहीं करेंगे, डिवाइड होते रहेंगे, वो अनडिफरेंशिएटेड सेल। भाई यहां पे टॉपिक क्या है? डिफरेंशिएशन। तो मैं आपसे बातें पूछूंगा कुछ, मुझे बताएं, मुझे बताएं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि भाई जो इंसान है, जो इंसान है एक जाइगोट से बना है, अब ये जो इंसान बन गया इसमें 60 ट्रिलियन सेल्स हैं टोटल, और जो सेल्स हैं 200 टाइप के सेल्स हैं। 200 टाइप के मतलब कोई हार्ट का सेल, कोई किडनी का सेल, नेफ्रॉन, कोई न्यूरॉन, कोई सेंसरी, कोई मोटर, कोई फला, कोई फला वगैरह वगैरह, ये ऐसे 200 टाइप के सेल्स हैं। तो ये जो 200 टाइप के सेल्स हैं हमारे बॉडी में, ये सारे डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, है ना? अभी क्या मैं कह सकता हूं कि ये सारे के सारे इस जाइगोट से डिफरेंशिएट हुए हैं, डिवाइड होके नंबर बढ़ा के डिफरेंशिएट हो गए? यस, नो डाउट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, सुने सुने सुने, क्या मैं ये कह सकता हूं कि हार्ट के सेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम यानी 30,000 जीन, और किडनी के सेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम और 30,000 जीन, न्यूरॉन के अंदर भी 46 क्रोमोसोम और 30,000 जीन? क्या ये चीज सही कही मैंने? हाँ भाई, कहाँ से भी सेल उठाएंगे
आपको कितना नंबर मिलेगा क्रोमोसोम का, जितना जाइगोट में था, 46 क्रोमोसोम। इट मीन्स मुझे बताएं, जो क्लीवेज हुई है, जो डेवलपमेंट हुई है, बच्चे का बनना हुआ है, बच्चा बड़ा हुआ है, आप और मैं बन गए हैं जाइगोट से। इस जाइगोट में, जाइगोट से लेकर हमारे बॉडी के 60 ट्रिलियन सेल तक न्यूक्लियर मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल कितना है हर सेल में? 100 का 100% है या कम हुआ है? सेम है, 100%। तो मैं सवाल पूछूं, आप बताते जाएंगे क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है। मेरा सवाल यह है कि अगर जेनेटिक मटेरियल 100% है तो हार्ट में जो स्ट्रक्चर है सेल्स की और जो फंक्शन है सेल्स का, वो किडनी से अलग क्यों, ब्रेन से अलग क्यों? जेनेटिक मटेरियल काम करता है ना अलग अलग। नहीं, बात समझ नहीं आ रही मुझे ग्रे क्रेसेंट की। क्या ग्रे क्रेसेंट करता है, थोड़ा डिटेल में समझाएं। बड़े दिमाग वाला हूं मैं, बड़ा मतलब मोटे दिमाग वाला हूं, आसानी से बात समझ नहीं आती। ठीक है, आप स्मार्ट माइंडेड हैं, बताएं बात सही। हाँ, अभी आपकी बात समझ आई। आप ये कह रहे हैं कि सर, आप ये कह रहे हैं सर, हमने पढ़ा था कि क्लीवेज के दौरान चंद केमिकल इधर चंद उधर, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुई थी क्लीवेज में। साइटोप्लाज्म 50-50 हुआ था, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रे क्रेसेंट केमिकल डिस्ट्रीब्यूट हुआ था और वो केमिकल जीन को एक्टिवेट करता है। आप कहेंगे सर, हार्ट के सेल के अंदर जीन तो 100% है, मगर काम जो है वो स्पेसिफिक करते हैं, काम चंद करते हैं जो हार्ट के अलावा कहीं भी नहीं करते। अच्छा, तो ये सर, इन जीन को किसने स्पेसिफिक बनाया है, किसने ड्यूटी लगाई है जीन की कि ये तुम काम करो, बाकी सारे नींद करो? ग्रे क्रेसेंट के केमिकल ने, और ये केमिकल साइटोप्लाज्म में होते हैं। आगे टॉपिक आएगा रोल ऑफ साइटोप्लाज्म, रोल ऑफ ग्रे क्रेसेंट, वो भी मैंने पढ़ा दिया है आपको। जस्ट बातें करेंगे जैसे यहाँ पे बातें कर रहा हूं मैं। अभी मैं रीडिंग करूंगा, सुने। ये पता है, ये बोर्ड वाला जो ये लिखा हुआ है, ये बड़ा पैराग्राफ इतना, ये क्या कहेगा आपको? ये कहेगा कि आरबीसी एक सेल है जिसके अंदर हेमोग्लोबिन को बनाने वाला जीन काम करता है। इमेच्योर आरबीसी के पास हेमोग्लोबिन बनती है और बॉडी के कहीं भी ये हेमोग्लोबिन का जीन काम नहीं करता। सही कह रहा है? हाँ भाई, पेंक्रियाज में हेमोग्लोबिन बनेगी, ब्रेन में हेमोग्लोबिन बनेगी, जीन तो हेमोग्लोबिन हमारे सारे सेल्स के पास है ना। क्यों हेमोग्लोबिन हर जगह नहीं बन रही? केराटिन स्किन, नेल्स और हेयर के अलावा किसी जगह बनेगी? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगर ये आपने बता दिया तो मुझे लगेगा आप समझ गए हैं। केराटिन प्रोटीन का जो जीन है वो एक्टोडर्म में है, एंडोडर्म में है या मीजोडर्म में है? हाँ, इतना क्लू देता हूं। अरे भाई, आप तो पहले ही बता गए, एक्टोडर्म में। वेरी गुड। अच्छा, कैसे एक्टोडर्म है? आप कहेंगे सर नेल्स, हेयर, स्किन, इनमें केराटिन होती है और ये सारे के सारे बॉडी के बाहर वाले पोर्शन है और ये एक्टोडर्म से बनते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, चलो भाई, ये तो बता दिया आपने। मैं फिर क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेरे क्वेश्चन नहीं कम होंगे आज, नहीं खत्म होंगे। मेरा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये आप जीत गए मुझसे। क्वेश्चन नंबर दूसरा मेरा, केराटिन बनाने वाला एमआरएनए कहां पे बनेगा? स्किन में बनेगा, आपके मसल के अंदर बनेगा या हार्ट के अंदर बनेगा? मतलब वही बात, एक्टोडर्म में एमआरएनए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जीन अगर एक्टोडर्म में अलग एक्टिवेट हैं तो वो जीन वो एमआरएनए बनाएंगे? तो जीन अलग अलग एक्टिवेट हैं तो एमआरएनए सारी बॉडी के पास एक जैसे होंगे क्या? एमआरएनए अलग अलग होंगे तो प्रोटीन भी अलग अलग बनेगी, अलग अलग बनेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे प्लाज्मा प्रोटीन बनाने के जीन कहाँ पे काम करते हैं? लिवर में। हाँ, क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन बनाने वाले जीन कहाँ पे करते हैं? लिवर में। बाकी जगह नहीं है क्या जीन? हैं, इनएक्टिव हैं। चलो भाई, मुझे बताएं एमआरएनए कहां पर है प्लाज्मा प्रोटीन बनाने वाला?
फाइब्रिनोजन फाइब्रिन बनाने वाला लिवर के सेल्स में। चलो भाई गुड हो गया। अभी एक और ये मसला करेगा बुक वाला, अभी कहेगा एक साइंटिस्ट ने तजुर्बा किया। भाई कौन सा तजुर्बा किया सुने। तजुर्बा ये किया साइंटिस्ट ने, एक लिया सोमेटिक सेल। कौन सा सेल? सोमेटिक सेल। और ये सोमेटिक सेल पता है किसका था? ये फ्रॉग का सोमेटिक सेल था। ये डायग्राम बनी हुई है। और ये फ्रॉग के कौन सी जगह का सेल था? ये फ्रॉग के इंटेस्टाइन का सेल था। इंटेस्टाइन, फ्रॉग जब लार्वा कंडीशन में था तो फ्रॉग के लार्वा के इंटेस्टाइन से सेल लिया गया। बताएं ये सोमेटिक सेल है या गैमेटिक सेल है? डिप्लॉइड होगा, एप्लॉइड होगा? डिप्लॉइड होगा। जेनेटिक मटेरियल कितना होगा? 100% होगा। इसका न्यूक्लियस निकाला सोमेटिक सेल का, इसका है घरे भाई क्लोनिंग की बात कर रहा हूं, वही खोपड़ी को यूज करें अपनी को। हाँ क्लोनिंग की बात कर रहा हूं वही। हाँ क्लोनिंग में यही किया था ना, एक सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस उठा के एक के अंदर डाल दिया, एक का न्यूक्लियस हटा दिया। अब ये साइटोप्लाज्म किसका है बताएं कमेंट में? एग का। और ये न्यूक्लियस किसका है? सोमेटिक सेल का। इनको आपस में हमने फ्यूज किया। बताएं इससे जो फ्रॉग पैदा होगा, फ्रॉग पैदा होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर हम एग का साइटोप्लाज्म नहीं देते, सुने जो कह रहा है रिपीट वो मुझे जवाब दे, पता है मुझे बात समझ आ गई होगी। अगर हम एग का साइटोप्लाज्म ना देते तो अकेले सोमेटिक सेल से बच्चा पैदा होता फ्रॉग का? क्यों नहीं? अभी क्यों आ गया आपको जवाब? क्यों नहीं? क्योंकि उसके पास केमिकल नहीं है। क्यों? क्या मैं कह सकता हूं इंटेस्टाइन के अंदर जो जीन एक्टिवेट होंगे 10% या 5% वही एक्टिवेट होंगे, और दीगर जीन एक्टिवेट नहीं होंगे तो बॉडी नहीं बनेगी? क्या मैं ये हाँ कह सकता हूं? क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि ये सेल अगर इसको ग्रो करवाएं, इस सेल को इंटेस्टाइन के को, तो ये ग्रो करके मांस बना लेगा, ग्रोथ करेगा आपके कहने पर ये फ्रॉग में डिफरेंशिएट, टांग नहीं बनेगी, आंखें नहीं बनेगी, हर्ट नहीं बनेगी, लिवर डिफरेंशिएशन नहीं होगी। डिफरेंशिएशन कौन करवाता है? ग्रे क्रेसेंट करवाता है। चलो भाई ये आपको बात समझ आ गई। अभी मैं क्या इसको पढ़ूं? कह रहा है स्टडी प्रोसेस जो डेवलपमेंट का है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ऑल सेल एम्ब्रियो के अराइज हो रहे हैं फर्टिलाइज्ड ओवम से, जाइगोट से सारे सेल बन रहे हैं एक बच्चे के। हाँ भाई कह रहा है ऑल ऑफ देम हैव सेम नंबर ऑफ एंड सेम काइंड ऑफ जीन, सारे जीन सारी बॉडी में एक जितने हैं। हाँ भाई। और हाउएवर फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ gastrulation and onward some of the gene are activated by gray crescent and other are remain in the dormant stage or switched off even forever। ठीक है चलो भाई। the process of selection of activation of some genes by the cells which are not activated by the other cells of the embryo is called as differentiation। क्या कहा डिफरेंशिएशन का मतलब? कि पर्टिकुलर जीन को स्विच ऑन कर दो, बाकी को स्विच ऑफ कर दो। जो स्विच ऑन है वो अपना काम करेंगे, अपनी सेल को शक्ल देंगे, अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे, अपना काम करवाएंगे। यही तो है डिफरेंशिएशन। क्या डिफरेंशिएशन में ग्रे क्रेसेंट के डिस्ट्रीब्यूशन का रोल है कि नहीं है? है भाई। मूविंग टू आगे कह रहा है और once activated or inactivated embryonic cell usually those gene remain inactive in the descendants। जो नए सेल बनेंगे अगर ग्रे क्रेसेंट के केमिकल इसमें आए हैं 5%, तो इससे जो नए सेल बनेंगे वो केमिकल उसमें जाएंगे ना। एक्टोडर्म में जो आए हैं 35% केमिकल, तो एक्टोडर्म डिवाइड करके जो स्किन वगैरह बनाएगी, हेयर नेल्स बनाएंगे, वो जीन वहीं पे एक्टिवेट होंगे ना। डिसेंडेंट में मटेरियल जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। चलो भाई इमेच्योर आरबीसी में बात कर रहा है, ये हो गई। ठीक है अभी मूविंग तो आगे क्या कह रहा है, आगे चल के देख ले, पढ़ना तो नहीं चाहिए इसको। जॉन गॉर्डन नाम का साइंटिस्ट था जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया। जॉन गॉर्डन नाम का साइंटिस्ट था ये जिसने एक्सपेरिमेंट किया है। कौन सा? इसने टेडपोल लिया और उसके एग लिया ई न्यूक्लिएटेड और सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस इम्प्लांट कर दिया।
डेवलप किया, कंप्लीट फ्रॉग बना, कंप्लीट फ्रॉग बना। ठीक है, बात समझ आ गई आपको, मैंने ये बता दी। मैकेनिज्म, हाँ भाई, मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंशिएशन कौन करवाता है? मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंशिएशन बताएं, केमिकल का नाम ग्रेग क्रेसेंट। बार बार वही चीजें, मुझे तो पढ़ाने से ही डर लग रहा है कि मैं रिपीट कर रहा हूँ सारे का सारा आज कॉन्सेप्ट, फिर भी पढ़ा रहा हूँ। सुने, मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन है क्या वो पढ़ा, अब होगी कैसे वो पढ़ाऊंगा। कह रहा है द ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन प्रोसेस जेनेटिक एक्सप्रेशन इज अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइटोप्लाज्मिक केमिकल। अब बात बता रहा है, हमें पता है भाई कि जीन को एक्टिवेट कौन करता है? ग्रेग क्रेसेंट। हाँ, thus is evident that the heterogeneous organization of the cytoplasm of unfertilized ovum, unfertilized ovum मतलब एग के अंदर हेट्रोजीनस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिकल का मतलब क्या है? ग्रेग क्रेसेंट। ग्रेग क्रेसेंट क्या एक सेल से दो सेल में गए वो सेम है? आइडेंटिकल केमिकल गए दो सेल में? बताएं भाई, नहीं, नहीं तो होमोजीनस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना, हेट्रोजीनस ऑर्गेनाइजेशन है। मुख्तलिफ केमिकल, इसमें मुख्तलिफ गए, इसमें मुख्तलिफ गए, इसमें सब में मुख्तलिफ। तो हेट्रोजीनस ऑर्गेनाइजेशन की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो डिफरेंट केमिकल जा रहे हैं, तो जीन भी डिफरेंट एक्टिवेट होंगे, तो काम भी डिफरेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि 0.5% ग्रे क्रेसेंट मिलेगा ईच सेल को। ठीक है, ऐसा भी नहीं कह सकते। कोई सेल 300 काम करता है, कोई 1 काम करता है, कोई 100 काम करता है, कोई 1000 काम करता है। हाँ, एवरेज ये है। छोड़ दें, अपनी बायो की थ्योरी ना बनाए भाई, छोड़ दें, गला ना गोड़ दें बायोलॉजी का। चलो भाई, आगे क्या कह रहा है? ये आगे कह रहा है फॉर लेटर डिफरेंशिएशन एम्ब्रियोनिक सेल्स इनटू टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये प्रोसेस जो है क्लीवेज का ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो हुआ था, ये डिवाइड द ओवम साइटोप्लाज्म। ये सही कह रहा है कि ओवम के साइटोप्लाज्म के केमिकल को क्लीवेज डिवाइड करती है, क्लीवेज से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हाँ भाई, ठीक है, इनटू द कंपोनेंट्स और सेल्स, ठीक है, कंटेनिंग द नेसेसरी डिटर्मिनेंट्स। हाँ, वो बात कर ली जो मैंने बताई कि जो केमिकल जाएंगे वो जीन एक्टिवेट होंगे, तो एमआरएनए और जो प्रोटीन्स हैं और अदर मॉलिक्यूल हर सेल के अपने अपने अलग अलग होंगे, क्योंकि जीन अलग अलग एक्टिवेट हुए हैं फॉर द फ्यूचर डिफरेंशिएशन। नाउ एक और टॉपिक आ गया जिसका नाम है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। भाई आज तो हवाल प्रोग्राम है, मुझे तो लग रहा है मैं पढ़ा नहीं रहा, कचहरी प्रोग्राम हो रहा है ही ऐसा। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं भाई, कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है। सुने, समझ आ रही है ना? वेरी गुड, हाँ बस समझ आनी चाहिए। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का मतलब क्या है? क्या मैंने पढ़ाया था? क्या मैंने पढ़ाया था? गौर से सुने, हाँ हो जाएगा पूरा इंशाल्लाह, इरादा ये है फयाज भाई। सुने, क्या मैंने पढ़ाया था? ये हाइपोब्लास्ट और ये एपीब्लास्ट एजिस पे जुड़ी हुई है, ओपेका रीजन कहा था इनको। और क्या ये मैंने कहा था, क्या मैंने ये कहा था कि जो एपीब्लास्ट है उस पर जो प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी थी या एंसन नोट बना था, प्रिमिटिव स्ट्रीक या एंसन नोट बना था बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, ये मैसेज दी थी किसने? एपीब्लास्ट को, हाइपोब्लास्ट ने। हाइपोब्लास्ट ने, याद है ना? तो हाइपोब्लास्ट एम्ब्रियो का सेल है, एपीब्लास्ट भी एम्ब्रियो के सेल्स हैं। तो एम्ब्रियो के एक लेयर के सेल्स ने दूसरे सेल्स की लेयर को क्या दिया? मैसेज के काम करो। यही तो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन है। यहाँ पे एग्जांपल और दिया गया है, मैंने पहले बता दिया है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, फिर बता रहा हूं सुने, फिर बता रहा हूं सुने। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का मतलब है कि एम्ब्रियो के एक सेल किसी दूसरे सेल को मैसेज दे दें, जैसे हाइपोब्लास्ट ने एपीब्लास्ट को दी थी। रिपीट रिपीट हो गया ना, रिपीट। अब आगे चलूं महक बाबा, चलें आगे, चलो सुने। हाँ भी नहीं कर रही महक, पैसे खर्च हो रहे हैं पता नहीं क्यों। अभी रिप्लाई 5 बार रिपीट लिख दिया है, अभी समझ आ गई है तो नहीं बता रही। चलो ठीक है, चलो सुने। तो भाई
एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, और क्या करूं भाई। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का मतलब ये है कि देखें, अगर मैं कहूं नोटोकार्ड इपीब्लास्ट को मैसेज दे रहा है न्यूरल ट्यूब बनाने के लिए, अगर मैं कहूं नोटोकार्ड इपीब्लास्ट को मैसेज दे रहा है न्यूरल प्लेट बनाने के लिए, तो क्या मतलब हुआ कि एम्ब्रियो के नोटोकार्ड के सेल्स ने इपीब्लास्ट के सेल को मैसेज दिया कि न्यूरल प्लेट बनाओ। एम्ब्रियो के किसी एक सेल का किसी दूसरे सेल को मैसेज देना इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। ठीक है, तो भी आगे एक्सेप्ट करो। मुझे ना पढ़ानी दो आई। सुने भाई, पता नहीं क्या कह रहा था मैं। हाँ, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। अभी सुने, मैं एक डायग्राम अलग बना रहा हूं ताकि आपको समझ आए, बुक से छोड़ दें ये। अभी अभी देखें, एक मिनट। सुने भाई, ये है एक स्ट्रक्चर जिसमें यहां पे नोटोकार्ड बना है। नोटोकार्ड, क्या? नोटोकार्ड। ठीक है, नोटोकार्ड है ये। तो बताएं ये कौन सी लेयर है? एपीब्लास्ट है कि नहीं है? है ना। नोटोकार्ड बनने के बाद इसको एक्टोडर्म कहेंगे। नोटोकार्ड बनने से पहले ये एपीब्लास्ट है। चलो दूसरी भी डायग्राम में ऐसी बना रहा हूं। ये नोटोकार्ड वाली जगह बना ली, या नोटोकार्ड बना लिया मैंने। अब देखें, नोटोकार्ड मैसेज देता है इस जगह को कि यहां पे क्या बनना चाहिए? न्यूरल प्लेट। अब अगर हम नोटोकार्ड को उड़ा लें, यहां से खत्म कर लें, तो इस जगह को मैसेज मिलेगा न्यूरल प्लेट बनाने के लिए? बताएं कमेंट में। नहीं। अगर न्यूरल प्लेट नहीं बनेगी तो खोपड़ी बनेगी, सीएनएस बनेगा, नर्वस सिस्टम बनेगा। तो नर्वस सिस्टम बनता कहां से है? एक्टोडर्म से। मगर उस एक्टोडर्म के उन सेल्स को मैसेज कौन देता है? मीजोडर्म का नोटोकार्ड। मतलब नोटोकार्ड के सेल्स क्या कर रहे हैं? कुछ सीक्रेट कर रहे हैं, केमिकल। वो केमिकल हार्मोन्स हैं, सिग्नल हैं, जो केमिकल स्टिमुलेट करते हैं कौन सी लेयर के सेल्स को सेल पे न्यूरल प्लेट बनाने के लिए? बताएं कमेंट में। चलो भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूं उस साइंटिस्ट वाला, जिस साइंटिस्ट ने किया, क्या किया इस साइंटिस्ट ने? सुने, इस साइंटिस्ट ने क्या किया? यहां से न्यूरल प्लेट के सेल कट किए, न्यूरल प्लेट के सेल को कट किया, और न्यूरल सेल के कट करके यहां पे लगा दिए, ओरिजिनल साइड पर या किसी और जगह पर? गलत जगह पर, गलत जगह पर। तो गलत जगह को क्या कहा था हमने प्रेगनेंसी के टाइम पर? एक्टोपिक साइट। एक्टोपिक साइट, एक्टोपिक साइट मतलब अपनी जगह से दूर।
कहाँ पे, यहाँ पे पढ़ाया था ना मैंने कि बच्चा इम्प्लांट होना चाहिए बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में। अगर सर्वेक्स की तरफ इम्प्लांट होगा नीचे तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, या ओविडक्ट में इम्प्लांट हो जाएगा तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो यहाँ पे भी क्या किया है इसने, साइंटिस्ट ने क्या किया है, देखें ये नोटोकार्ड, तो न्यूरल प्लेट को काट करके यहाँ से कट करके क्या किया इसने यहाँ से न्यूरल प्लेट को कट कर दिया, और कट करने के बाद न्यूरल प्लेट वाले सेल्स को, ये नोटोकार्ड है, न्यूरल प्लेट वाले सेल्स को यहाँ पे लगा दिया। अब बताएं कि इस जगह पर नर्वस सिस्टम बनेगा? न्यूरल प्लेट तो लगाइए, बनना चाहिए ना, बनना चाहिए ना नर्वस सिस्टम, मगर नर्वस सिस्टम नहीं बना, नहीं बना। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया इसने कहा क्यों भाई, अगर ये न्यूरल प्लेट है, ये न्यूरल प्लेट, ये सेल हेंसन नोड के न्यूरल प्लेट बनाएंगे तो इसको जहां पे भी लगाएं नर्वस सिस्टम बना लेना, क्यों नहीं बनाते? तो दूसरा एक्सपेरिमेंट, नोटोकार्ड नहीं है, बिल्कुल सही। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया देखें, गौर से देखना भाई, इसने अब काटा नहीं है न्यूरल प्लेट को, उठाया है ऐसे, ऊपर किया है न्यूरल प्लेट वाले सेल्स को, और कट किया है किसको, नोटोकार्ड को। नोटोकार्ड को यहां से क्या कर दिया, उठा लिया, और नोटोकार्ड को उठा के, नोटोकार्ड को उठाने के बाद इस लेयर को फिर लगा दिया, फिर लगा दिया। अब बताएं नर्वस सिस्टम ओरिजिनल जगह पे बनेगा? मैं बाबा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, गौर से आप नहीं सुन रही मेरी बात, मैं हवाल करता हूं, वो हवाल आप नहीं सुनते मेरे, सुने, पता नहीं कितना रिपीट करना पड़ेगा मुझे। नोटोकार्ड को इसने निकाला, कैसे निकालेगा, पहले ऊपर वाली लेयर को उठाएगा, कट करेगा, ऐसे कट करके उठा लेगा, नोटोकार्ड को काट लेगा, नोटोकार्ड को काट करके फिर वो लेयर वहीं पे लगा दी, इपीब्लास्ट वहीं पे लगा दी, इपीब्लास्ट वहीं की वहीं जगह पे लगा दी। तो इपीब्लास्ट तो है ना यहाँ पे, नोटोकार्ड नहीं है, तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम बनेगा कि नहीं? नहीं बनेगा। ये एक्सपेरिमेंट था इस साइंटिस्ट का। अगर मैं अभी पढ़ के दिखाऊं तो कि हेंसन स्पेसिमेन साइंटिस्ट, क्लासिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, प्राइज भी लिया था 1935 में इस साइंटिस्ट ने इस काम पे। ये एडल मैग्नोल्ड 1924 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एम्ब्रियोनिक इंडक्शन पर, और एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का प्रिजम्पटिव नर्वस सिस्टम, प्रिजम्पटिव नर्वस सिस्टम मतलब फ्यूचर का नर्वस सिस्टम, हेंसन नोट, न्यूरल प्लेट, ठीक है, टिश्यू जस्ट अबव द नोटोकार्ड से ऊपर उसने कट कर दिए, ट्रांसप्लांट कर दिए बेली रीजन पे, बेली रीजन एक्टोपिक रीजन, ठीक है, बेली भी कहते हैं, बेली भी किसी लेक्चर में मैंने पढ़ाया है कि नीचे वाली साइड को बेली कहते हैं, ठीक है, बेली रीजन पे लगाए, और दे फाउंड दैट न्यूरल टिश्यू फेल्ड टू डेवलप एट द एक्टोपिक साइट। एक्टोपिक साइट बेली साइट एक ही बात है, ठीक है, वहां पे नहीं बने। एक एक्सपेरिमेंट हो गया, और अदर एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इनको कट किए, क्या, प्रिजम्पटिव नोटोकार्ड कट कर दिया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये नोटोकार्ड निकाल दिया, नोटोकार्ड निकालने के बाद ग्राफ्टेड किया किसी अच्छा एक और बात ऐड है यहाँ पे, मैं गलती करके गया, गलती नहीं है, ऐड करेंगे, छोड़ दिया मैंने पॉइंट एक बस, ठीक है। तो इतना पता लग गया है आपको कि नोटोकार्ड के निकालने से नर्वस सिस्टम नहीं बनेगा, नोटोकार्ड के निकालने से नर्वस सिस्टम नहीं बनेगा। अगर मैं कहूँ, अभी मैं ऐड कर रहा हूँ एक और पॉइंट कि अगर यहाँ से नोटोकार्ड को उठा के यहाँ पे नोटोकार्ड को लगाया जाए तो मुझे बताएं, ये नोटोकार्ड, ये नोटोकार्ड, ये नोटोकार्ड इस मैसेज, इसको मैसेज देगा कि नहीं न्यूरल प्लेट बनाने के लिए? नोटोकार्ड का तो काम ही यही है। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम बनेगा कि नहीं बनेगा, बताएं? यहाँ पे तो नहीं बना, क्योंकि नोटोकार्ड यहाँ पे नहीं था, नर्वस सिस्टम नहीं बना। नोटोकार्ड यहाँ पे है तो नर्वस सिस्टम भी बनेगा। कहाँ पे नर्वस सिस्टम बनेगा? एक्टोपिक साइड पर, बेली रीजन पर। अच्छा, यहाँ पे ऑर्गेनाइजर कौन है? ऑर्गेनाइजर कौन है? मेन जो काम करवा रहा है वो केमिकल है। कहां से सीक्रेट हो रहे हैं भाई? ये कॉन्सेप्ट ना समझ लें आप कि नोटोकार्ड ने न्यूरल प्लेट बना ली बस,
ये टॉपिक कह रहा है कि आपके सारी बॉडी के पार्ट जो बनते हैं ना, वो जहां से बनते हैं उस जगह को मैसेज कोई और जगह देती है। ये एम्ब्रियोनिक इंडक्शन है। जैसे नोटोकार्ड ने इपीब्लास्ट को मैसेज देकर न्यूरल प्लेट बनवा ली, ऐसे हाइपोब्लास्ट ने मैसेज देकर इपीब्लास्ट से गेस्ट्रुला स्टेज बनवा दी। ठीक है, एक दूसरे की एसोसिएशन, ये एम्ब्रियोनिक इंडक्शन है। मूविंग टू आगे भाई, मूविंग टू आगे। रोल ऑफ न्यूक्लियस इन द डेवलपमेंट, रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन द न्यूक्लियस। मुझे इतना बता दें, मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे इतना बता दें आप सब लोग मेहरबानी करके, ये एक अलजी है, फंजा है सॉरी, जिसका नाम है न्यूरोस्पोरा। ये न्यूरोस्पोरा जो है, न्यूरोस्पोरा तो फंजा है। एसिटाब्यूलेरिया, क्या कह रहा हूं मैं, एसिटाब्यूलेरिया भाई, एसिटाब्यूलेरिया अलजी है एक। ठीक है, ये एक ही सेल है। देखें, गौर से सुने, ये इसकी स्ट्रक्चर है, यहां से स्टार्ट हुई है, ये सारे की सारी एक अलजी है, एक सेल है। अब न्यूक्लियस इसका यहां पे है, इसका भी न्यूक्लियस यहां पे है। तो बताएं ये कौन सा रीजन है, ये न्यूक्लियस है या साइटोप्लाज्म है? साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म शक्ल दे रहा है, ये स्टॉक भी बना रहा है और ये केप भी बना रहा है। इस पार्ट को क्या कहेंगे, इसको केप और इसको स्टॉक, और ये रूट की तरह काम करेगा, होल्ड फास्ट की तरह काम करेगा। न्यूक्लियस यहाँ पे, साइटोप्लाज्म यहाँ पे भी है मगर थोड़ा, न्यूक्लियस भी है यहाँ पे, पूरे का पूरा यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। जो येलो कर रहा हूं ये साइटोप्लाज्म है। अच्छा, ऐसा दिख रहा है कि दो किस्म की अलजी है, एक को अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर है और एक जो है कन्वर्जेंस है, एक में केप में। अब अगर इसका न्यूक्लियस निकाल के इसका न्यूक्लियस लगा दें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसी रहेगी या ऐसी बन जाएगी? फर्स्ट जैसी। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस में है, फॉर्मेशन न्यूक्लियस में है। तो भाई ये लिखा हुआ है कि इसने क्या किया है, साइंटिस्ट ने, इसने क्या किया है, इसका जो स्टॉक है यहां से निकाल कर स्टॉक यहां पे ऐड किया। स्टॉक ऐड किया तो बताएं क्या ऐड किया, साइटोप्लाज्म ऐड किया या न्यूक्लियस ऐड किया? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस इसका ओरिजिनल अपना है, साइटोप्लाज्म यहाँ पे इसका लगा दिया, किसका, इस वाला। तो बताएं इसकी शक्ल चेंज होगी? नहीं होगी, वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि न्यूक्लियस अपना है। ठीक है, यहाँ पे देखें, अगर हम, ये इसका रिजल्ट है कि ये स्टॉक लगाया, अच्छा इसको काट दिया ना, यहाँ से कट कर दिया, कट करने के बाद ये पार्ट किसका लगाया, ये इसका स्टॉक लगाया, फिर जो नया पार्ट बना ऐसा ही बना। अब यहाँ पे देखें, इसका स्टॉक कट किया और स्केप वाली का ये ऊपर वाला पोर्शन ये हमने कट करके उड़ा दिया और ये स्टॉक लगा दिया यहाँ पे ये स्टॉक लगा दिया। किसका ये स्टॉक लगा दिया है मैंने, बताएं? 1 का, 2 का, 3 का, किसका स्टॉक है? 1 का 2 में स्टॉक लगा दिया। तो हाँ, तो जो शेप है इसमें ऐड किया ना, किसका, 1 का साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस तो ऐड नहीं किया ना, साइटोप्लाज्म ऐड किया। जब साइटोप्लाज्म ऐड किया तो इसकी शक्ल अपने न्यूक्लियस जैसी है, इसकी शक्ल वैसी ही रहेगी, ऐसी ही रहेगी। जो नया पार्ट बनेगा, क्योंकि न्यूक्लियस ये और ये न्यूक्लियस सेम है, न्यूक्लियस चेंज नहीं हुआ, ये रोल है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस सेम है तो चेंज नहीं आएगी, न्यूक्लियस चेंज करेंगे तो ये साइटोप्लाज्म का रोल है, मैंने पढ़ाया हुआ है। आगे कल चीज़ें पढ़ेंगे, अभी केमिस्ट्री का पीरियड है, सर शबीर साहब पीरियड लेंगे, तो मैं अभी क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। कल इंशाल्लाह सारे की सारी चीज़ें जो रह गई हैं
वो पूरी करेंगे। आज क्लास जो है स्टार्ट लेट किया था फ्राइडे की वजह से, कल सवेरे स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह पूरे का पूरा टाइम लेकर हम चैप्टर को कवर करेंगे और नया चैप्टर कल ही स्टार्ट कर लेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके।